Okay, so class 11th physics part 1 chapter 2. Why chapter 2? चैप्टर 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं 11 की फिजिक्स? चैप्टर 1 में फिजिक्स की एक्चुअल डिस्कशन कम है, फिजिक्स की कहानियाँ ज़्यादा हैं और हम यहाँ पर एक्चुअली में चाहते हैं कि कुछ फिजिक्स डिस्कस करें रेदर देन फिजिक्स की फोक स्टोरी उसको डिस्कस करने के अलावा। जब हम लोग क्लास में आएंगे, जब हम लोग मिलेंगे स्कूल में, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तब हम उस पहले अध्याय को एक बार डिस्कस कर लेंगे, उस फोक स्टोरी को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी एक्चुअली में हम लोगों को फिजिक्स सीखनी है, फिजिक्स के अंदर के मटेरियल को जानना है, अपनी पढ़ाई को एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखना है, तो टॉपिक्स को पढ़ने हैं। इस वजह से हम लोग चैप्टर 1 ना स्टार्ट करके डायरेक्टली चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो आपके इस पार्ट 1 में कक्षा 11 के जो टेक्स्ट बुक है इसमें 2 पार्ट्स हैं और जो पहला पार्ट है उसमें 8 चैप्टर हैं। फर्स्ट पार्ट में 8 चैप्टर्स हैं और इसका हम लोग आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एंड द सेकेंड चैप्टर इज यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट और मैं आप लोगों को पहले भी जब मैंने पढ़ाया है तो आपको बताया है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन चैप्टर के बारे में उस चैप्टर के नाम में होता है। तो यूनिट और मेजरमेंट का क्या मतलब है? यूनिट मतलब आप पहले से थोड़ा बहुत पता होगा, कोई भी चीज़ अगर हम मेज़र करने जाते हैं तो उसके लिए एक यूनिट होती है। अगर हम लेंथ मेज़र करने वाले हैं, ऐसे कि मान लो कि मेरा ये डस्टर है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो इस डस्टर का लेंथ बताओ, तो आप क्या करते हो? इसको किसी यूनिट लेंथ की यूनिट से कंपेयर करते हो और फिर उस कंपैरिजन करने के बाद ये जितनी बार आता है उस यूनिट के कंपैरिजन में आप उसका लेंथ उतना कह देते हो। ऐसे मान लो कि इस डस्टर को मैंने यहाँ रखा और इसमें इसको सेंटीमीटर स्केल से कंपेयर कर दिया और कंपैरिजन करते वक्त मैंने ये पाया, मान लो कि ये जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। तो अगर मैंने इस डस्टर की लेंथ सेंटीमीटर स्केल से कंपेयर करके 8 सेंटीमीटर पता करी, तो जो वो मेजरमेंट स्केल था, जो स्टैंडर्ड हमारा यूनिट था जिससे हमने उसको कंपेयर किया, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट्स। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली में यूनिट ही है जिससे हम चीज़ों को कंपेयर करके ये पता करते हैं कि जिस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं वो एक्चुअली में कितनी है उस स्टैंडर्ड यूनिट के मुकाबले में। ये आपकी यूनिट हो गई। मेजरमेंट मतलब वही कि हम मेजर करते हैं कि ये चीज़ को, मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करने की प्रक्रिया को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है इस चैप्टर में, जिसके बारे में पूरी डिस्कशन ही होगी कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। दरअसल हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं, हम कहते हैं कि ये फिजिकल चीज़ें हैं, ऐसे कि ये चॉक, ये डस्टर, ये हमारा ब्लैक बोर्ड पर लगी हुई ये स्याही, ये सारे हम लोग कहते हैं कि ये फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन फिजिक्स में हम लोग उसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करते हैं और फिजिकल क्वांटिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, वो सारी क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकती हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकती हैं, जो क्वांटिटी मेजर नहीं की जा सकती वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि आप सोच सकते हो अंधेरा जो है, कहाँ कोई कितना अंधेरा है, अंधेरे के मैग्नीट्यूड को मेजर नहीं किया जा सकता, तो अंधेरा एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन यहाँ कितनी लाइट है इसको मेजर किया जा सकता है, तो लाइट हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ऑल द क्वांटिटीज दैट यू कैन मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप लोग जानते हो हम लोग टाइम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्लॉक। वी कैन मेजर लेंथ, मास, फोर्स भी मेजर कर सकते हैं, वर्क डन मेजर कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह के हम
बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता होगा। हाइट मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, डेप्थ मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग, और ऐसे अमाउंट ऑफ मैटर मेजर कर सकते हैं, कितना सब्सटेंस है हमारे पास। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अभी देखिए, जो अपना फिजिक्स है वो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के इंटर रिलेशनशिप की स्टडी है। अब यहां देखो, यहां मैंने जैसे लिख रखा है 1 2 3, ऐसे ये फिजिकल क्वांटिटीज लिख रखी है मैंने। अब इनके बीच में जो रिलेशन होगा, इनके बीच में जो आपस में जो इनका रिलेशन होगा, उसी की स्टडी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। एक सेंटेंस में अगर मैं इसको बताना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। तो फिजिक्स में ऐसे कि देखो, यहां पे 3 क्वांटिटीज लिख रखी है हम लोगों ने, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। हमें पता है कि ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। और आप इन्हीं तीनों के इंटर रिलेशनशिप को आप ये सवाल पूछोगे कि क्या इन तीनों में कोई रिलेशन है, क्या फोर्स F, मास M और एक्सेलरेशन A में कोई रिलेशन है क्या? इसी रिलेशन की स्टडी आप जिस विज्ञान की शाखा में करोगे, उसी विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। और आप लोगों को पहले से पता होगा कि मास, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो है न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma। और ये हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आइडिया, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि फिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं और उस रिलेशनशिप को पता भी करते हैं। ऐसे कि ये फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन था, ये न्यूटन ने पता किया, इसको हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज के इंटर रिलेशनशिप की डिस्कशन ही होती है फिजिक्स के अंदर। अब देखिए, इस रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी पड़ेगी, इसके अलावा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कि मेजरमेंट क्या होता है। हम चीज़ों का मेज़र करना किसको कहते हैं? मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे लिख रखा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए कि फिर से वही उदाहरण, ये डस्टर है, इस डस्टर के लेंथ को मेजर करना है, तो मैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने जा रहा हूं? लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने जा रहा हूं, मैं लेंथ मेजर करने जा रहा हूं। तो अब लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जिससे मैं लेंथ को मेजर कर सकूं। और उस स्टैंडर्ड के साथ इस लेंथ का कंपैरिजन जो है वही कहलाता है आपका मेजरमेंट। जैसे कि मेरे पास 15 सेंटीमीटर का अगर वो स्केल है, तो वो मेरा लेंथ का स्टैंडर्ड है, और उस स्केल को ला करके जब मैं इसके लेंथ पर ऐसे रखूंगा यहाँ पर, और जब ये चेक करूंगा कि उसके कंपैरिजन में ये कितना है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो कहलाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे मेजरमेंट। और इस केस में हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो इस केस में कहेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो स्टैंडर्ड के साथ आप जब इस अपने ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हो, तो स्टैंडर्ड के साथ ये कंपैरिजन जो है आपका मेजरमेंट कहलाता है। ऐसे आप लोग बहुत सारी चीज़ करते होंगे। अगर लेंथ की बात की जाए तो इसको हम सेंटीमीटर स्केल के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो जाएगा। अगर मैं इसके वेट की बात करूं, तो आप तराजू पर रखोगे और फिर उसका भी एक स्टैंडर्ड रखोगे, वेट का स्टैंडर्ड, जिसमें आपका वो वजन होता है 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 1 किलो का, तो वहाँ वो वेट के स्टैंडर्ड हो गए। उसके साथ जब इसका मेजरमेंट करोगे तो उस केस में आप इसका मास मेजर करोगे। तो इसी तरह से इसकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको उस फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा, और वही कंपैरिजन जो है वो कहलाता है आपका मेजरमेंट। ठीक है, ये आपके मेजरमेंट की बात हो गई। जस्ट इसके बाद जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप लेते हो, जैसे स्टैंडर्ड आपका सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर स्केल हो गया,
ऐसे आपका वजन के केस में बटखरा हो गया था। तो ये आपके स्टैंडर्ड हैं। सेंटीमीटर वाला जो स्केल है वो लेंथ का स्टैंडर्ड है, मेजरमेंट के लिए बटखरे जो हैं वो आपके वजन के लिए मास के स्टैंडर्ड हैं। तो इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं यूनिट। स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट्स। आपके फिजिकल क्वांटिटीज के जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट्स। और एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है सेकंड, मीटर, किलोग्राम, और भी आप बहुत सारे स्टैंडर्ड चीज़ें ले सकते हो। और क्या है आपके सेंटीमीटर भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मिलीमीटर है, सेकंड की जगह पर आपका मिनट भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो टाइम को मेजर करने के लिए। तो ये जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, इनको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। अभी देखिए, अभी ये तो हो गई आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स की बात भी हम लोगों ने कर ली। अब यूनिट्स किस तरह के हो सकते हैं? जैसे कि हमारा आप लोगों को पता है ना कि 1 मीटर इतना लंबा होता है, कुछ इतना बड़ा होता है 1 मीटर। हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर भी देखा है, कुछ इतना बड़ा होता है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ किसने डिफाइन की और क्यों इसको एक्सेप्ट कर लिया गया? यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो वो यूनिट्स लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो यूनिट फिजिक्स में माना नहीं जाएगा। तो इसी तरह से यूनिट्स को स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें एकदम ध्यान में होनी चाहिए अगर आप किसी चीज़ की यूनिट डिफाइन करने वाले हो। ऐसे किसी ने पहली बार मीटर को डिफाइन किया होगा, तो उसने डिफाइन करते वक्त इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा होगा। और वो चीज़ें क्या हैं? 4 बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। यूनिट की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए वो बेसिक प्रॉपर्टीज? पहली बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए यूनिट की, दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अंदाजे के तौर पे कह दिया कि ये इस डस्टर का वजन जो है वो मैंने वजन का स्टैंडर्ड मान लिया है, क्योंकि देखिए ये डस्टर इधर से थोड़ा सा फटा हुआ है, इस तरफ से थोड़ा सा फटा हुआ है, और अगर इसको आपने स्टैंडर्ड बना लिया तो हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन में धीरे धीरे इसका वजन गायब होने लगे, इधर से झरने लगे, इधर से कुछ होने लगे। तो ये स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो जो भी चीज़ आप स्टैंडर्ड बनाने वाले हो, जिस चीज़ को भी आप स्टैंडर्ड मानने वाले हो, वो परफेक्टली वेल डिफाइंड होना चाहिए। दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल। दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दे मस्ट बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपने यूनिट बनाया तो आप अकेले तो उसे मेजर नहीं करोगे, उसी यूनिट को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अगर एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो बहुत आसानी से बना लिया जाए। जैसे कि 1 किलो का बटखरा होता है, वो एक स्टैंडर्ड है और वो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लोहे का बटखरा। अगर मैंने किसी सोने के बटखरे को 1 किलो को स्टैंडर्ड बना दिया होता, या किसी ने बनाने वाले ने बना दिया होता, तो फिर वो बटखरा सिर्फ अमीर लोगों के पास ही हो पाता, सोने का 1 किलो का बटखरा। बाकी सब लोग उसको ईजिली अवेलेबल उनके लिए होता ही नहीं होता। लेकिन यूनिट बनाते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपने यूनिट बनाई है, जो भी आपने स्टैंडर्ड बनाया है, दे मस्ट बी ईजिली अवेलेबल। वो सबको ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और बहुत ईजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। अगर एक खराब हो गया, एक गड़बड़ हो गया, या फिर वो किसी तरह से विघटित हो गया, तो वो आप उसको दोबारा ईजिली रिप्रोड्यूस कर लो, बना लो। तो ये एक कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है, दे शुड बी इनवेरिएबल। तीसरा कंडीशन है, दे शुड बी इनवेरिएबल। दे शुड बी इनवेरिएबल। इसका मतलब है कि जो भी आपने स्टैंडर्ड बनाया वो समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि 1 किलो जो है, 1 किलो जो वजन होता है लोहे वाला भारी सा, उसका जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है वो पेरिस में एक बहुत अच्छे केस के अंदर सेफली रखा हुआ है उसको।
कि हवा की वजह से और आसपास के जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उसकी वजह से वो चीज़ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गई, मान लो उसमें से थोड़ा सा इधर उधर विघटित हो गया तो फिर हमारा स्टैंडर्ड गड़बड़ हो जाएगा। तो जो भी आपने स्टैंडर्ड बनाया है वो समय के साथ ख़राब नहीं होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, इनवेरिएबल रहना चाहिए। चौथी चीज़ जो है, दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल। अब जो आपने यूनिट बनाई है वो सबके द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए। सो दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल। अब आपने जो यूनिट बना ली है उस यूनिट का क्या फ़ायदा अगर बाकी सारे लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? तो दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल। तो ये आपके यूनिट बनाने के 4 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, दे मस्ट बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, दे शुड बी इनवेरिएबल एंड दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल। तो ये हम लोगों ने यूनिट की 4 बेसिक रिक्वायरमेंट देख ली कि ये तो होना ही होना पड़ेगा अगर किसी चीज़ को यूनिट बनाना है तो। अभी देखो, आपने यूनिट बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख लिए। हम लोग यहाँ यूनिट बनाएंगे नहीं। हमसे पहले जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है या जिन लोगों ने अपनी जीवन बिताया है फिजिक्स को आगे बढ़ाने में, इस बहुत अर्ली ही जो है फिजिक्स के डेवलपमेंट में बहुत सारे यूनिट्स बना लिए गए थे और उन सारे यूनिट्स में ये चारों खूबियाँ हैं और उन सारे यूनिट्स को ही हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग अपना अपना यूनिट नहीं बनाएंगे। तो सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उनको मेज़र करने के लिए पहले ही यूनिट्स बनाए गए हैं, वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और हम लोग भी उसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो अभी देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेज़र कर सकें। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, चलिए मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो एकदम फंडामेंटल हैं, मतलब उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि ये इसका मतलब क्या है। उन्हीं क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज ओके, इसके स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडा मतलब मूलभूत, इसको बोलते हैं मूलभूत। मतलब ऐसी क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल के तौर पे टाइम है आपका। टाइम क्या है इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि एक्चुअली में टाइम क्या है। आपको पता है कि हाँ, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लॉक्स एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, मिनट, वीक, मंथ, ईयर। बट हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम के साथ एग्जांपल आप ले सकते हो लेंथ का। दूरी क्या होती है हम जानते हैं, ये दूरी होती है, लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो एकदम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं और जिनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और इनके डेफिनेशन को हम प्रॉपरली लिखते हैं, अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, a set of physical quantities which are completely independent, which are completely independent of each other, and all other each other, and all other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities are called so this is called fundamental
फिजिकल क्वांटिटीज। अभी देखो ध्यान से, ये है क्या एक्चुअली में, दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज अ सेट। ये एक सेट है, एक समूह है। किसका समूह है? फिजिकल क्वांटिटीज का समूह है। तो क्या है ये एक्चुअली में? ये एक्चुअली में एक समूह है। मान लो हमने इस समूह को इस ब्रैकेट में कह दिया और इसमें एलिमेंट होंगे बहुत सारे, और वो एलिमेंट क्या होंगे? फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज का क्या है? ये एक समूह है, समूह है। और कैसा समूह है ये? इस समूह की क्या खासियत है? इस समूह की खासियत है दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इस समूह में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी दे विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। तो पहला रिक्वायरमेंट ये होगा कि दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और दूसरी रिक्वायरमेंट इसमें होगी कि ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, इस सेट के अंदर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनके अंदर ये खासियत होगी कि ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो इस सेट से बाहर हैं, they can be expressed in terms of these physical quantities। जो भी क्वांटिटीज इसके बाहर लाई करेंगी वो सारी इन सब के यूज से एक्सप्रेस की जा सकती हो। इसका मतलब क्या है अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई करा दिया, ऐसा एक सेट बना दिया फिजिकल क्वांटिटीज का जो आपस में इंडिपेंडेंट हो और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इस सेट की क्वांटिटीज को यूज करके एक्सप्रेस की जा सकें, तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। उस सेट को बोलेंगे सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी इसका मतलब क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज का और इन दोनों स्टेटमेंट का, ये अभी क्लियर हो जाएगा थ्रू एन एग्जाम्पल। पर पहले हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट क्या है और इस सेट में कितनी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अभी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट को देखने वाले हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट की दो रिक्वायरमेंट हैं कि ऑल द क्वांटिटीज विच लाइज इनसाइड द फंडामेंटल सेट should be independent of each other and all the other quantities should be able to expressed in terms of the fundamental quantities। ये रिक्वायरमेंट है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। अभी देखते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल